इस चैप्टर में हम देखेंगे कि नेशनलिज्म आखिर उभरा कैसे, डायनेस्टी रूल यूरोप में खत्म कैसे हुआ और नेशन स्टेट कैसे बने। देखो दोस्तों, पहले फ्रांस में मोनार्की और हिरार्की सिस्टम था, जहां राजा का बेटा राजा बनता था और फिर उसका बेटा। पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते इसमें कुछ चेंज आए, जैसे कि जो पावर मोनार्की के पास थी अब वो कॉमन लोगों के हाथ में आ गई। फ्लैग को 3 कलर फ्लैग से रिप्लेस कर दिया गया, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, नई नेशनल एंथम बनाई गई और शपथें ली गई। नेशनल असेंबली बनाकर स्टेट जनरल्स को इलेक्ट किया गया। कंट्री के अंदर की कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई ताकि सामान सस्ता हो सके और आराम से अवेलेबल हो सके। अब क्या हुआ, आर्मी ने इसमें एक मस्त काम कर दिया। ये रिवॉल्यूशन तो हुआ था फ्रांस में, पर इन्होंने ये बात पूरे यूरोप में फैला दी कि अगर हम मोनार्की हटा सकते हैं और फ्री हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते। पर अब तक सब सही चल रहा था, लेकिन फ्रांस में अचानक से एक आदमी आता है, वो फ्रांस की पावर अपने हाथ में ले लेता है और फिर से डेमोक्रेसी छीन लेता है। और उस आदमी का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने रूलर बनने के बाद नेपोलियनिक कोड लेके आया 1804 में। उसमें कुछ रूल्स थे जो कि मॉडिफाइड वर्जन थे पुराने रूल्स के। सबसे पहले तो इक्वलिटी को स्टैब्लिश किया गया। पहले फ्रांस में चर्च के क्लर्जी और नोबल्स को सुपीरियर माना जाता था और उनको बर्थ से ही प्रिविलेजेस मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब सब इक्वल थे। और नेपोलियन ने राइट ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया कि अगर आप एक जमीन खरीदते हैं तो वो फिर आपकी ही रहेगी जिंदगी भर, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। और फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे यानी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो अपनी जमीन पर किसानों से काम कराते थे और फिर सारा पैसा खुद ले उड़ते थे। उन बेचारों को कुछ नहीं मिलता था। नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को काफी इंप्रूव किया था, जिससे डेवलपमेंट फास्ट हो रहा था। और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वेट, मेजर और करेंसी की, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर और कॉमन करेंसी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, जिससे आर्टिस्ट और बाकी लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं पूरी कंट्री के अंदर। और ये जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे, इससे लोगों को मजा ही आ गया और वो नेपोलियन को अपना मसीहा मानने लगे। आसपास के देश भी नेपोलियन का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब यही हमारा करता धरता है, यही हमें पूरे मोनार्की और कास्ट सिस्टम से निकाल सकता है। लेकिन उनको क्या पता, जिसको वो हीरो समझ रहे लगे ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला तो ये कि अभी भी डेमोक्रेसी नहीं थी, लोग फ्री नहीं थे, नेपोलियन भी राजा जैसा ही था। दूसरा कि नेपोलियन ने सारी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिए थे ताकि वो माला माल हो जाए और मस्त खर्चा करके पूरे यूरोप को कैप्चर कर सके। तीसरा, उसने सेंसरशिप लगा दी, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर पर कि कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं लिख सकता। फोर्थ और सबसे खराब ये था कि वो जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती करने लगा ताकि वो सुपर पावर बन जाए और पूरे फ्रांस पर कब्जा कर सके। 18th सेंचुरी में लोगों को नेशन स्टेट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। नेशन स्टेट वो होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल कॉमन लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। आज तो सारी कंट्रीज नेशन स्टेट हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बड़ी बड़ी कंट्री होती थी जिसपे एक राजा रूल करता था, लेकिन वहाँ लोग सब अलग अलग होते थे, जो सब अलग अलग आइडिया रखते थे, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करते थे और अलग सकते थे। लेकिन उन्हें यह आइडिया आया, लेकिन कैसे? तो देखो, जो सोसाइटी थी वो दो पार्ट्स में बटी हुई थी, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स सोसाइटी के वेल्दी लोग होते थे, इनके पास ढेर सारी जमीन और पैसा होता था। ये सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल होते थे और ये आसपास की फैमिलीज में ही मैरिज वगैरह करते थे। और ये सब के सब लोग फ्रेंच ही बोलते थे और एक जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्लोथिंग से रहते थे। पर ये माइनॉरिटी में थे, यानी कि कम थे। दूसरी तरफ पीजेंट्स थे, जो कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में थे, फिर भी पावरफुल नहीं थे क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास जमीन नहीं थी। वो एरिस्टोक्रेट्स के यहाँ जाकर काम करते थे। पर बीच में एक और क्लास आ गई जो कि है वर्किंग क्लास, जो कि आती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। ये लोग ना ज्यादा गरीब होते हैं और ना ज्यादा अमीर, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स और भी बहुत सारे लोग। और इन्हीं लोगों के मन में आइडिया आया नेशन स्टेट और लिबरल नेशनलिज्म का। लिबरलिज्म स्टेट क्या था कि ये लोग एरिस्टोक्रेसी का एंड चाह रहे थे और ऐसी गवर्नमेंट चाह रहे थे जो लोगों के हिसाब से चले, सबके पास फ्रीडम हो और एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें लोग वोट कर सकें। लेकिन ये लोग भी पागल निकले। ये बोल रहे